के पार्टी का फ्लैग नहीं देखा जाता, पाकिस्तान का झंडा देखा जाता है, आइन देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कोई बड़ा ताकतवर है या उस जमात की हुकूमत है। हमारे ज़माने में जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, हमारे अपने वुज़रा कई सीनियर पार्टी के मेंबरान जिनके ऊपर नैब का या कोई केस ऐसा बना, खान साहब ने उनको कहा वजारत से छोड़ें, कैबिनेट से बाहर जाएं, अपने आप को अदालत में जाके पेश करें, वहाँ अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें, केस फिर आप वापस आइएगा। और यहाँ ये तमाशा है कि जितना बड़ा क्रिमिनल होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दे देते हैं, और सबसे बड़े क्रिमिनल को तो वजीर आजम ही बना दिया आपने, जिस पे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो उसने आके पहला काम क्या किया, अपने केस ख़त्म किए। मैं इस वाक़े की को नोटिस पे लाने की वजह ये थी कि मैं आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली फ़ौरन आज इसी वक्त, अल्लाह को सब ने जवाब देना है, आपने भी हमने भी, इस वाक़े का नोटिस लें और जो जुल्म बरोई साहब के साथ किया जा रहा है इमीडिएटली उसको रोकें। और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया है, इसकी वीडियोस भी आ गई हैं, पुलिस की वीडियोस भी हैं कि किस तरह उनको लेके जाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सब है। आप उनके खिलाफ एक्शन लें, वरना अगर आप ये नहीं ले सकते, अपने ही इदारे के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल्स का हिसाब किताब नहीं कर सकते, तो फिर आपको माजरत के साथ आईजी सिंध रहने का फिर आपको कोई हक नहीं है। फिर आप इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाएं, कुछ और कर लें। आप एक शरीफ आदमी हैं, मेरा आपसे ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा है, मैं आपको जानता हूँ। मैं इसलिए आपसे डिमांड कर रहा हूँ, यहाँ बड़े सारे हैं जिनको और भी हम जानते हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, वो एसपी बन गए हैं, यहाँ घूम रहे हैं अक्सर, आप सबको पता है, मैं कई दफ़ा नाम ले चुका हूँ। लेकिन आईजी साहब, मेरी आपसे डिमांड है और एक्सपेक्टेशन भी है कि आप इस वाक़े का ख़ास तौर पे और इस तरह के जो दूसरे वाक़यात हो रहे हैं पूरे सिंध में बशमूल कराची और हैदराबाद, आप इनका नोटिस लें और इनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लें। दूसरी जो बड़ी ज़रूरी एक मुल्क में एक बड़ा एक अच्छा एक डिसीजन आया है कल लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। खैर मकदम करते हैं। मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई, बल्कि मेरे ख्याल में अगर तारीख का मुताला करें, पाकिस्तान का, पाकिस्तान से बाहर भी देख लें, कहीं और मुल्क में देख लें कि कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से भाग रही हो। ये तो 14 के 14 इलेक्शन से भाग रही हैं। ये ना भूलें कि यहाँ से ये ट्रक पर चढ़ के इस्लामाबाद तक पहुँचा था, आज फॉरेन मिनिस्टर भरे जहाज़ में चढ़ के पाकिस्तान के टैक्स पेयर के खर्चे में दुनिया में घूम रहा है। वो जो ट्रक पर चढ़ के गया था, हम इलेक्शन करवाने आए हैं, हमें इलेक्शन दो, असेंबली में तकरीरें करता था, इलेक्शन करा दें, इलेक्शन करा दें, पता नहीं क्या कहता था। हाँ नहीं, हम तो बाहर चले जाते थे, कान में दर्द होता था, ब्रेक गाड़ी का ख़राब नहीं होता, ऐसी आवाज़ है। वो आज इलेक्शन से क्यों भाग रहा भाई बिलावल साहब? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो वैसी धांधली के मास्टर हो। आपने कौन सी आपको फिक्र किया इलेक्शन की? आपने तो वैसी कैंडिडेट ही उठा लेते हो, नहीं तो प्रपोजर सेक्रेटरी उठा लेते हो। अभी हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात के फेज़ 1 और 2 में, तो आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हो? बड़ा मज़ा आ रहा है आपको वजीर बन के, और मेरे और आपके और आपके और आप सबके और पूरी आवाम के टैक्स पेयर के पैसों पे दुनिया में घूम रहे हो। कर्ज मांगने गए जनाब जिनीवा में, पता नहीं कहाँ, महंगे तरीन होटल में रुके हुए हैं। हाँ, कभी अपने मुल्क का भी दौरा कर लें, बाहर के दौरे तो आप करते रहते हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में गए, कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाब, डोनर कॉन्फ्रेंस, रुके कहाँ हैं? सारे प्लाजा होटल में। जो आप में से नहीं जानता, न्यूयॉर्क में तो देखा, जो प्लाजा होटल है वो 2 जो सबसे महंगे तरीन होटल हैं मैनहट्टन में, जो कि दुनिया की महंगी तरीन जगह है, वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, दूसरा प्लाजा। प्लाजा में जनाब होटल के कमरे बुक हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लिमोजीन पे लिमोजीन, प्राइवेट जहाज, 50 आदमी जा रहा है, और करने क्या जा रहा है? गरीब लोगों के लिए भीख मांगने।
जितना खर्चा उस ट्रिप पे किया था कम से कम उतना ही लाड़काना पे लगा देते, शायद पूरा शहर ही बदल जाता। पेरिस नहीं, कम से कम वो हैदराबाद ही बन जाता। तो ये आपने जो तमाशा लगाया है, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो अब? और मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं खाली आईने पाकिस्तान की 2 शिकें पढ़ना चाहता हूं, जसारत कर रहा हूं आईने पाकिस्तान की 2 शिकें पढ़ने से। मैंने तो नहीं लिखा था आइन, 73 का आइन है, सब कहते हैं। आर्टिकल 220 220 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू असिस्ट कमीशन, ये उस आर्टिकल की हेडिंग है। वो ये कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द फेडरेशन, यानी कि जितनी अथॉरिटीज हैं फेडरेशन में, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। शैल बी द ड्यूटी, मे भी नहीं, शैल बी, जरूरी, लाजिम, इन द फेडरेशन एंड इन द प्रोविंसेस, यानी कि फेडरेशन के भी और सूबों के भी, सारे इदारों के, टू असिस्ट द कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस, कि इलेक्शन कमीशन या कोई और कमीशन की जो ड्यूटीज हैं, अगर आपको बुलाया जाए आपने उनकी मदद करनी है, बहाने नहीं बनाने। ये कानून है, पाकिस्तान का आईन है, इदारों को पाबंद किया गया है कि ये काम करें, कानून आईन के तहत। आप पढ़ लें आर्टिकल 220। एक और भी जसारत कर लूं पढ़ने की, ये है आर्टिकल 245, जिसका अक्सर जिक्र होता है टीवी पे। लोग कहते हैं आर्टिकल 245 पढ़ लें, आर्टिकल 245 में ये लिखा है। ओ भाई, लिखा क्या है वो भी तो पढ़ ले कोई। वो है फंक्शंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ये आर्टिकल 245 है। आइन पढ़ रहा हूं भाई, आइन पढ़ रहा हूं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, मैं सिर्फ आइन पढ़ रहा हूं। 245 का 1 क्या कहता है? The armed forces shall, चॉइस नहीं है, करना ही है, may नहीं, shall. The armed forces shall, under the directions of the federal government, फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे, डायरेक्शन, हुक्म, अहकामात पे, डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर। 100% एग्रीड। और ज़बरदस्त काम कर रही है हमारी फौजें, सारी अफवाज। पाकिस्तान को आइन कहता है 245 के आर्म फोर्सेस पे ये लाजिम है कि फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे पाकिस्तान का दिफा करे एक्सटर्नल एग्रेशन से, कि बाहर से कोई अटैक करने आ जाए तो उसके ऊपर, और थ्रेट ऑफ वॉर, या अगर जंग का खतरा हो तो पाकिस्तान को डिफेंड करे। डायरेक्शंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के अहकामात पे। और क्या कहता है? एंड, और सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के मुताबिक, एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि अगर सिविलियन अथॉरिटी या सिविलियन इदारा आपसे दरख्वास्त करे या आपको लिखे या आपको हिदायत करे कि ये काम में आपने मदद करनी है, तो आर्टिकल 245 बड़ा क्लियर है कि आपको उनकी एड में आना होगा। जैसे कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क में जब जलजला आया था तो इस मुल्क में कोई एनडीएमए पीडीएमए उस वक्त नहीं था, और इसमें कितनी कैपेसिटी नहीं थी किसी भी हुकूमत के इदारे में कि वो जलजला 2005 का जब आया था तो जाके लोगों को रेस्क्यू कर सके। जो लोगों की जान बचाई गई, जो लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो हमारी बहादुर अफवाज के जवानों ने किया। जैसे कि जब सैलाब आया था, 8 वाला या अभी वाला या बीच में जितने कोई आफत आई थी, तो आर्म फोर्सेस एड कर रही थी सिविलियन अथॉरिटीज को। जब हम गए थे दादू, मेहड़, बल्कि खैरपुर, नाथन शाह, वो जो पूरा डूबा हुआ था, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के कैंप्स भी थे, पाकिस्तान नेवी के कैंप्स भी थे, हूवर क्राफ्ट्स थी, और उन हूवर क्राफ्ट्स में लोगों की रेस्क्यू किया जा रहा था। सांप काट रहे थे लोगों को पानी से निकल के,
उसके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए थे हमारी अफवाज ने, सलूट हमने उनको पेश किया। इसी तरह जब इस शहर कराची में इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब हमने ये सफाई करवानी थी, माफियाज हैं इधर, कचरे के ऊपर भी ये माफिया हैं। 2019 में मैंने जब क्लीन कराची किया था तो पाकिस्तान आर्मी का एक ज़बरदस्त इदारा है FWO, उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे ये काम करवाया था। उन्होंने आगे जिससे भी करवाया सुपरविजन उनकी थी, डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट की थी। और उसके बाद जो ये सारा काम हो रहा है, जो नाले बने, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, वो FWO ने बनाया NDMA के साथ मिलके। बड़ा जबरदस्त काम किया, जबरदस्त काम किया, पक्का काम किया। महमूदाबाद नाला तो हमारे हल्के में साइडों में रोड बनी, पक्का हुआ। इलेक्शन भी यही चीज होती है भैया, इलेक्शन भी यही होता है। इलेक्शन में अगर इलेक्शन कमीशन खत लिखता है और कहता है कि हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद की ज़रूरत है इलेक्शन में, तो आपको एड में आना पड़ता है। जैसे कि हमने खत लिखा इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इलेक्शन से पहले। इलेक्शन कमीशन ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सब हजरात हमारे दोस्त मौजूद थे, उसी दिन या उसके अगले दिन इलेक्शन कमीशन ने खत भी लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मना कर दिया। ये कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और आखिरी बात जिस पे मैं आपसे, उसके बाद तलत भाई को सवाल मुझे पता है पूछना है, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब की हुकूमत, दौरे हुकूमत जब ख़त्म हुआ या ख़त्म ज़बरदस्ती रिजीम चेंज के ज़रिए कराया गया, तो GDP ग्रोथ 6% पे थी। 16.5 अरब का 18 जो रिजर्व था, 16.5 अरब का रिजर्व था। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस यानी कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान पैसा ऑफिशियल आ रहा था, 32 अरब डॉलर पे पहुंच गया था। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पहुंच गई थी। दहशतगर्दी नहीं थी मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां मेंटेन कर सकते थे किया और अच्छी तरह हो रहा था। लेकिन कल एक आर्टिकल पढ़ा आपके एक साथी टीवी एंकर मशहूर जावेद चौधरी साहब, उनका, उन्होंने फरमाया कि बाजवा साहब ने शायद ये कहा है उनसे कि इमरान खान मुल्क के लिए डेंजरस थे। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो पढ़ा है, टीवी पे डिस्कशन हुई है, अखबारों में छपा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 महीने के बाद रिजीम चेंज ऑपरेशन के आज जिनको लाके मुसल्लत किया गया है इस मुल्क पे, जो पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, 2.9 अरब डॉलर रह गए खाली आपके पास। मुझे डर है कि कुछ दिन में पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल के राइट्स ना शुरू हो जाएं। ये होगा क्योंकि वहां पहले, यहां तो पहले आता है ना, वहां होगा फिर यहां भी होगा, अल्लाह ना करे। वीट के राइट्स आपने देखे इस सूबे में। मुझे डर है कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। देखें, पॉलिटिकल यानी कि सियासी मुस्तहकम अगर होगा मुल्क, वो माशी भी मुस्तहकम हो जाएगा। पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, ये ट्रेन की 2 पटरियां साथ चलती हैं, एक पटरी पे ट्रेन नहीं चलती। और वो जो ट्रेन है वो नेशनल सिक्योरिटी होती है। अगर ये पट्टियां साथ ना चलें, आपकी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे आ जाती है। और आज अल्लाह ना करे हालात मुल्क के यही हैं। और वो इसाकदार, असल में इसाकदार का जो अगर आप प्रोफाइल पढ़े ना, वो प्रोफाइल उस अकाउंटेंट का ऐसा है जो माफिया बॉसेस नहीं होते थे, या हैं आज भी, कम है, लेकिन वो मुझे याद है वो 80 की दिहाई में और 90 के शुरू में न्यूयॉर्क में वो माफिया बॉसेस होते थे।
मैनहट्टन का एक होता था और क्वींस का एक होता था, बड़े बड़े इटालियन ये माफिया बॉसेस थे, उनके जो अकाउंटेंट थे ना, जो उनकी काली वेल्थ छुपाते थे और FBI से, उस तरह का ये साखदार आदमी है। उसको हमने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा इस मुल्क पे मईशत पे मुसल्लत कर दिया। उसके ऊपर पिछली हुकूमत में इल्ज़ाम था कि उसने IMF से झूठ बोला, वर्ल्ड बैंक से झूठ बोला। 100 अरब $100 मिलियन का फाइन लगने लगा था पाकिस्तान को एक ज़माने में, उसके झूठ पे वो बड़ी मुश्किल से निकला। वो फिर बैठा हुआ है, आई डोंट केयर, टीवी के ऊपर कर रहा है, बेवकूफ़ आदमी। पूरे मुल्क को आज उसने डुबा दिया है दलदल में। हम यहां तक आ चुके हैं भैया, स्टॉप प्लेइंग गॉड। फिरौन ने भी खुदाई का दावा किया था, उसके साथ जो हुआ दुनिया ने देखा, तारीख में लिखा हुआ है। स्टॉप प्लेइंग गॉड विद दिस कंट्री। ये मुल्क हम सबका है, जो कैमरा के इधर बैठे उनका भी है, जो कैमरा के पीछे बैठे उनका भी है, जो टीवी पे देख रहे हैं उनका भी है, जो हमारे अब पुलिस वाले हैं उनका भी है, जो हमारे सरकारी मुलाजिमीन में उनका भी है, जो हमारी रोडें साफ करते हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, मजदूर जो रोडें बनाते हैं, ये मुल्क उनका भी है। जो नीचे हमारे मोहल्लों में बुला के आप जैसे गटर साफ करवाते हैं, ये उनका भी मुल्क है, उनका भी हक है। ये उनका भी मुल्क है जो हमें सिक्योरिटी देते हैं, सबका मुल्क है। इस मुल्क को सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेके चलना है। ये छोटी छोटी सियासी और ईगो और अना और एरोगेंस या गुरूर के ऊपर जो आप फैसले करेंगे, ये मुल्क क्या दुनिया की कोई मुल्क या कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती आपकी। अच्छा अली भाई, सवाल ये है कि हिंदी में कहते हैं कि मार तमीर मार गरीब के मारे झाकने। आप तो अपने ही इत्तेहादी फंक्शन लीग के पीछे पड़ गए हो, इक़्तिदार में थे तो भी फंक्शन लीग के लोग तोड़े और अब भी फंक्शन लीग के ही पीछे पड़े हुए। हालांकि वो बेचारी जैसा तैसा उसका हाल है, वो आपके साथ खड़ी है हर सूरत हाल में। एक तो ये चीज़, दूसरा ये बताएं, मईशत पे आपने बड़ी तनकीद की, आपके पास क्या प्लान है मईशत को बेहतर करने का, क्योंकि आप लोगों के दौर में ही ये सारी मसाइल पैदा हुए। मैं आपको दोनों सवाल के जवाब देता हूँ। पहला वाला तो बहुत आसान है, बल्कि दूसरा भी आसान है। देखें, हमारे साथ GDA खड़ी रही, आज भी खड़ी है। फंक्शनल लीग भी हमारे साथ है और हम भी खड़ी रही, आज भी खड़ी है। फंक्शनल लीग भी हमारे साथ है और हम भी उनके साथ हैं। अगर कोई कारकुन या कोई ओहदेदार फंक्शनल लीग का, मैंने भाई आपको फ़ोन किया कि आपने मुझे किया? नहीं, मैंने फ़ोन किया। मैंने तो आपको नहीं फ़ोन किया, मैं आपसे कभी नहीं मिला। अगर कोई इमरान खान के मंशूर पे आना चाहता है, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे लिए गेट का दरवाज़ा बंद है, जाके वहीं रहो। ज़बरदस्ती किसी पे नहीं है सियासी। आज भी हमारे पार्टनर हैं, इंशाल्लाह कल भी हमारे पार्टनर रहेंगे। और साथ ही हम इस मुल्क में इस सूबे की जंग मिल के लड़ेंगे जरदारी माफिया से छुटकारे के लिए। तो इसमें घबराना नहीं है। हो सकता हमारा कोई उधर चला जाए, आते जाते रहते हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासी जमात है, कोई ये सिंध क्लब की मेंबरशिप नहीं होती कि बड़ी मुश्किल से मिले। सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं लोग। और सबसे बड़ी, ये तो खैर हमारे मुखालिफ नहीं है, तो हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीत, देखो जीतने के 2 तरीके हैं, सही है, आप सुने, 2 तरीके हैं। या अपने मुखालिफ को शिकस्त दे दो, या अपने मुखालिफ को कन्विंस कर लो कि वो आपकी तरफ, आपके मौक़िफ़ पे आ जाए। तो हमारा ये दूसरा तरीका बेहतर है। लड़ाई जंग नहीं है, अखाड़ा नहीं है, सियासी अखाड़ा है। उसमें जंग जीत ऐसे जाती है कि अगर आपके मुखालिफ, ये तो दोस्त हैं, मुखालिफ अगर आपकी तरफ आपकी राय में हमंगी मिलाने लगे तो ये आपकी जीत है। दूसरा बड़ा मज़े का सवाल है, हर वक्त पूछते हैं लोग आपका क्या प्लान है। भाई साहब, हमारा कोई ना कोई प्लान तो होगा ना। जो भी मैंने आपको फिगर्स बताए, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं और सारों को पता है कि ये फिगर्स ठीक थे और हमने करके दिखाया। तो ये प्लान ऐसे तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आपको बैठ के इसके ऊपर भी कभी पूरी माशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। ये हमारे माशी एक्सपर्ट है बिलाल। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं तलत भाई, कि 2018 में जब हमारी हुकूमत आई थी, तभी है ना, आप उस वक्त के जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका आप तज्जिया निकाल लें, उस वक्त ही मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब था। बिल्कुल ठीक। 2018 जून में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट $19.5 बिलियन का ये छोड़ के गए थे। जो उन्होंने 2013 से 2018 में डॉलर को आर्टिफिशियल मैनेज किया और तकरीबन $25 बिलियन
खर्च कर दिए डॉलर के रेट को मैनेज करने में, जिससे आपके पिछले 5 साल में ना एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इंपोर्ट्स को आर्टिफिशियली सस्ता रखा गया, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया, पावर सेक्टर का आपका सब्सिडीज देने की वजह से आपका पावर और गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट बढ़ता गया। और मजे की बात है कि वन टाइम पेमेंट 450 अरब रुपए की पेमेंट करने के बावजूद आपका रिकॉर्ड ये गैस सेक्टर पे खसारा छोड़ के गए। 2019 में हमने तमाम हमारे फ्रेंडली कंट्रीज मल्टी डोनर से डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवाई, और आपने देखा कि जब कोविड आया तो जो कोविड में हमारी पॉलिसी थी कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक तबाही हो गई, और हमने कोविड में बेहतरीन पॉलिसी से हमने जो हमारी हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी कि कोविड की स्ट्रेटजी को पूरे दुनिया के 3 बेहतरीन स्ट्रेटजीज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। IMF, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फोरम्स ने मिसाल देते थे कि किस तरह पाकिस्तान ने कोविड की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके कोविड से इस मुल्क को निकाला गया। उस वक्त आपको याद था, सब लोग कहते थे कि लॉकडाउन कर दें, बंद कर दें, और हमने उस वक्त बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को स्पेशल पैकेज देके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमने इस पाकिस्तान को निकाला। एक इधर से फिर एक इधर से, एक जी सर। जमाली साहब सीनियर तो है, हमारे भी बड़े सर। मेरा सवाल ये है कि 2-3 मुल्क में बड़े अभी जो जारी हैं, उसमें सातवीं आदमशुमारी हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? कराची में या पूरे मुल्क में ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें आप हिस्सा भी ले रहे हैं, लाजमी आप उसका पार्ट हैं। अच्छा, आदमशुमारी के हवाले से मेरा सवाल ये है कि कहाँ ये जा रहा है, किस आदमशुमारी की बुनियाद पर आगे? आपने ही फैसला किया था, आपकी गवर्नमेंट का ही फैसला है। मैं चेयर था कमेटी का। ये प्लान है कि आदमशुमारी के बाद नई हल्काबंदियों की बात होगी, फिर नए वोटर्स की बात होगी, और आम इलेक्शन डिले हो सकते हैं। इस आदमशुमारी के बुनियाद पे आम इलेक्शन को कुछ अरसे के लिए डिले किया जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये पूरा गेम जो मेरे ख्याल में मीटिंग हुई थी, ये जुलाई या अगस्त में हुई थी। अगस्त में एग्जीक्यूट होना था, उससे पहले। हाँ, ये सही कह रहे हो, अप्रैल में कोई मीटिंग हुई थी जो काउंसिल CCI की, जिसमें सारे CMs भी बैठते हैं, PM साहब चेयर कर रहे। इसमें ये एजेंडा था, और क्योंकि हमने वो उस कमेटी को मैं कई दफ़ा जिक्र किया, मैं चेयर करता था, तो हम सारा लेके गए थे। असद उमर साहब मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग थे, स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, सारा हमने देखा था, प्लान बना के दिया, डिजिटल तरीके से कैसे करना है दिया। अगस्त से बजट भी रिलीज़ किया 5 अरब रुपए का। तो ये लेके क्यों बैठे रहे इतने दिन? इसीलिए बैठे रहे, कल वो कैप्टन सफदर ने बड़े मज़े की बात कर दी। सारी बातें तो सब ने उसकी सुनी कि ये गलत है, वो गलत है, दाता दरबार में बैठ के। एक बात उसने और कर दी कि इलेक्शन 2025 में होने चाहिए। हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, ये मुल्क कोई कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई लॉ है, कोई किसी को उसके अंदर चलता है कि बस सुबह उठ के जो बोल दे वैसे चलता है? जो कल, इसी से मैं ऐड कर देता हूँ, जो कल जावेद चौधरी साहब का जो आर्टिकल आया है, तो क्या मैं दरख्वास्त नहीं करूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आजिज़ाना दरख्वास्त नहीं करूँ कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ख़त लिखा कि आप इस रजीम चेंज का जो पूरा ड्रामा हुआ था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर एक कमीशन बना के इसकी तहकीक करें। अब तो बात खुल के सामने आ गई ना। अब तो उन्होंने कह दिया कि जी वो डेंजरस था, वो तो इंटरफेरेंस भी सामने आ गई। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, मैं आज से हर रोज़ TV शो में जो भी मिलता है, आखिरी बात मैं ये करता हूँ, आज भी यही कर लेता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस मुल्क के कानून के तहत उसको चला लें, ये ना करें। और अगर आप खामोश रहेंगे, देखें, जुल्म अगर हो रहा हो और ताकतवर कोई बैठ के जुल्म देख रहा हो तो वो एडर एंड बेटर ही हो जाता है। आपका बहुत बड़ा मर्तबा है, पूरी कौम आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये जितने केसेस इतने सारे पड़े हुए हैं, और उसमें जो ख़ास बड़े बड़े केसेस हैं, खुदारा उनको देखें। नैब का केस बहुत बड़ा केस है, सब माफ़ करवा रहे हैं, देखें। इलेक्शन का तो चलें, एक बड़ा अच्छा फ़ैसला आया, हमने वेलकम किया। इलेक्शन करवाएं ना, करवाएं इलेक्शन, अपनी मर्ज़ी का केयर टेकर तो ले आए हो। हमारा काम था अदालत में चैलेंज करना, वो हम कर चुके हैं, लेकिन आप करवाएं इलेक्शन, डेट दें,
और जो आखिरी आपने बात की इलेक्शन की, देखें ज़िमनी इलेक्शन की, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कास्ट लेटर में लेके आता, दिखाता आपको नेशनल असेंबली से लेटर, सबको आया, हमें भी आया, कि जी आपने 11 अप्रैल 2022 को इस्तीफ़ा दिया था और आपका इस्तीफ़ा 11 अप्रैल 2022 से एक्सेप्ट हो गया, फ्रॉम द डेट हेयर विद, यानी कि उसी दिन से एक्सेप्ट हो गया। चलो जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी, हम तो खुद दे के आए थे। लेकिन लेटर की तारीख है जुलाई 17, 2023। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर आपने उस वक्त एक्सेप्ट करना था तो करते, हम तो कह रहे थे। अब आपने नहीं किया, अब हम कह रहे अच्छा नहीं कर रहे, तो वापस आ रहे, तो आप कह रहे उस दौरान एमएनए कौन था? उस दौरान इतने दिन पाकिस्तान में 10 महीने इन सारे हल्कों में एमएनए कौन था? 45 दिन से ज़्यादा कोई हल्का छोड़ नहीं सकते आप। कॉन्स्टिट्यूशन की फिर वायलेशन है। तो ये तमाशा लगा हुआ है। जी सर। सर जर्नलिस्ट सर सर देखें, मैं इसलिए ना मैंने जनरल इलेक्शन कहना ही छोड़ दिया। मैं आम इंतखाबात कहता हूँ। जनरल इलेक्शन तो बहुत हो गए, आम इंतखाबात, अवामी इंतखाबात कराएं। तलत भाई समझ, चल आपको समझ आ गई। देखें, दो पॉलिटिक्स थी। एक जो ये कर रहे हैं पावर पॉलिटिक्स, कुछ भी कर लो, मर जाओ, बिक जाओ, लूट जाओ, बर्बाद जो हो जाए, हमें इक़्तिदार में टंगे रहने दो, बस ना छोड़ो। इमरान खान साहब ये पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स तो मुशर्रफ ज़माने में कर लेते तो फिर वहीं आ जाते। वो तो खुद कई दफ़ा कह चुके मरहूम मुशर्रफ साहब, उस वक्त भी हो चुका था ना। पावर पॉलिटिक्स नहीं की, ये तब्दीली की पॉलिटिक्स है। अगर पावर पॉलिटिक्स करते तो ना नेशनल असेंबली से 11 अप्रैल को इस्तीफ़ा देते, ना कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ 2/3 से हमारी हुकूमत थी, फुल पावर थी, वहाँ से इस्तीफ़ा देते, या ना इस्तीफ़ा देते पंजाब असेंबली से। जीत के आए थे भाई, दोबारा बाई इलेक्शन कराया, इन्हीं की हुकूमत में फिर भी जीत गए। देखिए, इस्तीफ़े हमने दिए क्योंकि दुनिया में एक और उसूल है, रिटन नहीं है लेकिन प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो नहीं सस्टेन कर सकता, वो स्नैप इलेक्शन हो जाते हैं वहाँ पे। ये वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। यहाँ पे वो तो बोरिस ने तो खाली वो ब्रेग्जिट में ही करवा लिया, इलेक्शन पहले करवा लिया। इंग्लैंड में भी हो गया, वहीं से आया ना आपका कानून, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये दुनिया में होता है। हमने फोर्स करने के लिए हमने कहा भाई ताकि ये ना हो कि हम इक़्तिदार में, हम असेंबली से जा रहे हैं, इक़्तिदार से भी जा रहे हैं, लेकिन बता दिया कि अवाम का मैंडेट, अवाम की पावर किसके पास है। फिर इलेक्शन करवाओ ना भाई, वो हुकूमत में बैठे हो, करवाओ। इलेक्शन से कोई सियासी जमात कैसे भागती है? ये इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अवाम का रुझान किस तरफ है। आखिरी बड़ी लाडली जमात है जिसको आप गोलियां चलाते हैं। बड़ी लाडली जमात है जिसका प्राइम मिनिस्टर एक्स FIR नहीं कटवा सकता। कि कौन मुखालिफिन की बातें करते हो यार, बात की बातें करनी भी नहीं चाहिए। सर लास्ट अच्छा सवाल, वो तो होना है ना, आम इंतखाबात। अच्छा सवाल, अच्छा मैं छोटा सा जवाब दूंगा, फिर मैं सियासी बात कर दूंगा और माशी बात बिलाल गफ़ार साहब पे छोड़ूंगा। सियासी बात यह है कि पब्लिक मैंडेट या पब्लिक सपोर्ट के बगैर कोई हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। जब मुशर्रफ का भी मार्शल लॉ लगा था ना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम का, तो यहाँ हालांकि वो भी कानून की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन पब्लिक सपोर्ट ऐसी थी कि लोग रोड पे मिठाइयाँ बांट रहे थे। इसलिए वो जो शुरू के 2-3 साल में काम कर गया वो आखिर तक ले गया उनको। पब्लिक सपोर्ट किसी के साथ भी हो वो काम कर जाता है, और पब्लिक सपोर्ट ना हो तो आप जो मर्जी कर लें वो काम नहीं हो सकता। ये इसीलिए जमहूरियत का सिस्टम इवॉल्व करता है। पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक मैंडेट होता है।
और पब्लिक मैंडेट वाली जमात जो भी आएगी इलेक्शन के बाद, अगर आप समझते हैं कि बिलावल जरदारी अगर खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जीत सकता है, इंशाअल्लाह वो अगले सिंध में भी नहीं जीतेगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन तो फिर करा ले इलेक्शन, डरना किस बात का? पब्लिक मैंडेट ले लें, उसके बाद आप फैसले करें। जी बिलाल, आप जवाब। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली लिंक होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस होगा, बिजनेस सेंटिमेंट्स जो होंगे वो बेहतर होंगे, तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है। क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक इकोनॉमिस्ट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलता है। उसको वो अपनी एनालिसिस करता है कि अगले 3 साल में डॉलर का रेट कहाँ होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे अपना वो आगे अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाता है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करता है। हमारे ज़माने में 17 साल का हाईएस्ट नंबर था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो आम इंतखाबात हैं वो लाना है, क्योंकि आप जब अपना प्लान आप मल्टीलेटरल डोनर्स को देते हैं, IMF को देते हैं, वर्ल्ड बैंक को देते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, अगला 5 साल का, अगला 10 साल का प्लान क्या है। तो जिसके पास मैंडेट होता है, जो हुकूमत 5 साल के लिए होती है, वो अपना पूरा प्लान शेयर करता है। अभी तो ये प्लान ही शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में लगे हुए हैं कि उनके नैब के केसेस माफ़ हो जाए और उनको NRO मिल जाए। और जितने इन्होंने वजीर लगा ली, 80 वजीर, इसमें इलेक्शन हो सकता है। 100 वजीर हो गए। वो खान साहब ने कहा था कोई रह तो नहीं गया। मुझे लगता है शहबाज शरीफ भी सुबह जाके पूछता है कोई रह तो नहीं गया, कोई रहेगा उसको वजीर बना दो। लेकिन 10 PSL के पासेस दे दें। कितने हैं? आ जाओ भाई, बारी बारी, ये पीछे करना थोड़ा। नजदीक बुला ले, नजदीक बुला ले, इधर बुला ले। बिलाल आओ, आप आपका काम है। ये पीछे खड़े थैंक यू। चलो जी, शाबाश, देते जाओ ना। आपका जवाब ये है कि महाज है कि पाकिस्तान को बचाना, वो चाहे पीर साहब के प्लेटफॉर्म से हो या PTI से हो। इमरान खान वेलकम। सारी यूथ तो इधर आ गई है सारे स्टूडेंट्स स्विंग किया सारे। माशाल्लाह। भाईजान वेलकम। झंडा गिरा रहे हो? चला जाऊंगा, आगे आते जाए। आ गया। अब काम बहुत डट के करना है, फरहान ऐसे नहीं चलेगा। डट के अभी बैठता हूँ ना आप सबके साथ में, अभी 5 मिनट बैठते हैं। बिल्कुल। ये मियो कम्युनिटी के हैं, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की तमाम मियो कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके जो है मोहम्मद अली वो आए नहीं, इत्तेफाक की बात। अरेन साहब आप आगे हैं ना? सही नहीं बस सही बोल के चाहिए, काम होता रहेगा, बस सही है। ये मुश्ताक भाई हैं, खान साहब के झंडे हमें 2-4 दर्जन दीजिएगा सारे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।